आज हम लोग शुरू करेंगे नर जनन अंग। क्या है? नर जनन अंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र नर जनन अंग है। ये नर जनन अंग में जो ऊपर, सबसे ऊपर में जो कीप जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है मूत्राशय। क्या बोलते हैं इसको जी? मूत्राशय इसको बोला जाता है, मूत्राशय। और उसके बाद प्रत्येक नर जनन अंग में, जिस तरह से प्रत्येक मादा जनन अंग में 2 अंडाशय हम बताए थे कि होता था, जिससे अंडाणु निकलते थे, उसी तरह से प्रत्येक नर जनन अंग में 2 विरेचन पाए जाते हैं। ये दोनों जो है, ये अंडाकार दिखाई दे रहा है ना जी, ये अंडाकार दोनों जो रचना है, ये विरेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? विरेचन। ये विरेचन कहलाता है। इसको इंग्लिश में टेस्टिज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ये विरेचन क्या करता है कि स्पर्म का निर्माण करता है। विरेचन में ही स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का मतलब होता है, स्पर्म का मतलब शुक्राणु। स्पर्म का मतलब क्या होता है? शुक्राणु। कहाँ निर्मित होते हैं? विरेचन में। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो विरेचन में होता है। और शुक्राणु का पोषण कहाँ होता है, यानी भोजन कहाँ मिलता है, और ये परिपक्व कहाँ होता है, तो ये जो ऊपर में कैप जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अधिविरेचन। क्या बोला जाता है इसको? अधिविरेचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अधिविरेचन में क्या होता है? इपिडिडाइमिस्ट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इधर दिखाई देगा ना, यहाँ देखिए, इपिडिडाइमिस। ये अधिविरेचन देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 2-3 चीज हम बताए हैं। पहला आपको बताए विरेचन। विरेचन में क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इस शुक्राणु क्या है, तो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि नर के पास नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक। इसको क्या कहा जाता है जी? शुक्राणु कहा जाता है। और ये लाखों लाख की संख्या में ये रहता है। कहाँ रहता है? लाखों की संख्या में। यानी पुरुष का जो विरेचन में वीर्य तैयार होता है, वीर्य को इंग्लिश में हम लोग सीमेन बोलते हैं। ये वीर्य जो तैयार होता है, इसमें 7 ml वीर्य में 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। कितना शुक्राणु पाए जाते हैं? 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। कितना में? 7 ml में। और एक बार जब फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, तो मादा की योनि में 3.5 ml वीर्य प्रवाहित होता है, स्खलित होता है पुरुष द्वारा, जिसमें कि 10 लाख शुक्राणु एक साथ जाता है। और कारगर कितना होता है? सिर्फ 1 शुक्राणु। 1 शुक्राणु से ही जाकर के अंडाणु निषेचित करता है। और अंडाणु जब निषेचित हो जाता है, बच्चे का निर्माण हो जाता है। लेकिन 10 लाख शुक्राणु मादा की योनि में प्रवेश करते हैं। और शुक्राणु का जो जीवन काल है, मात्र 20 मिनट का होता है। कितना देर का होता है? 20 मिनट। अभी 20 मिनट का शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ?
अब 20 मिनट जीवित कब रहता है? पुरुष के शरीर में जब तक रहता है। तुम ऊपर बंद करो काम। पुरुष के शरीर में जब तक वो पुरुष के शरीर में है 72 दिन तक वो जीवित रहता है। कितना दिन तक? लेकिन जैसे ही पुरुष के शरीर से निकल जाता है और मादा की शरीर में प्रवेश कर जाता है तो मात्र 20 मिनट ही वह जीवित रहता है, 20 मिनट में वो मर जाता है। यानी 20 मिनट के अंदर में उसको शुक्राणु अंडाणु मिल गया, तब उस शुक्राणु अंडाणु को जाकर के निषेचित कर देगा, और यदि नहीं मिला तो नष्ट हो जाएगा। अब कहिए कि क्या रीजन है कि पुरुष के शरीर में 72 दिन तक, अब मादा के शरीर में जाने के बाद वो मात्र 20 मिनट जीवित रहता है शुक्राणु? तो देखिए होता क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर शुक्राणु जीवित रहता है। इसीलिए देखिए गॉड गिफ्टेड चीज है। इसीलिए जो नर जनन अंग बनाया गया है वो पूरा का पूरा शरीर से बाहर होता है, जबकि मादा जनन अंग बताए थे कि उसका आंतरिक हिस्सा होता है, माने संपूर्ण हिस्सा उसका शरीर के अंदर ही रहता है, सिर्फ बलवा बाहर की ओर दिखता है। समझ गए? और यहाँ पुरुष जनन अंग में जो हम बता रहे हैं, यह दोनों जो है दोनों जंघाओं के बीच है ना, ये क्या रहता है? बाहर रहता है, और हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इसका रहता है, इसीलिए इसमें शुक्राणु जीवित रहता है। और हमारे शरीर के टेम्परेचर में चला जाएगा तो वो भी जीवित नहीं रहेगा। बात समझ रहे ना? हमारे शरीर के टेम्परेचर जो है उससे इसका टेम्परेचर बाहर शरीर के रहने के कारण इसका टेम्परेचर कम होता है तो जीवित होता है। और शुक्राणु को जीवित रखने के लिए वीर्य को वीर्य बैंक में संग्रहित करके रखा जाता है। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, किसी को ब्लड की ज़रूरत है और ग्रुप नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाता है कि उसको जा करके ब्लड बैंक में हम लोग पैसे दे देंगे ब्लड को, और वहाँ से परिरक्षित वीर्य हमको मिल जाती, रक्त मिल जाता है। उसी तरह से वीर्य बैंक होता है, वहाँ कई पुरुषों का वीर्य जो है संग्रहित करके और संरक्षित करके रखा जाता है। पशु का भी वीर्य को संरक्षित करके रखा जाता है, और जिसको जैसा ज़रूरत है उसके लिए उपलब्ध है। क्योंकि IVF जो होता है वो कृत्रिम होता है। समझ गए ना? टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे ना? वो कृत्रिम गर्भधारण होता है। उसमें पुरुष डायरेक्ट रूप से फिजिकल रिलेशनशिप में भाग नहीं लेता है, वहाँ पर सिर्फ पुरुष का शुक्राणु का यूज किया जाता है। क्योंकि पुरुषों के जो दिक्कत होता है और महिलाएं का जो गर्भाशय होता है वो बच्चा को रखने के लिए, पालने के लिए परफेक्ट संरचना है। बच्चा को बाहर ट्यूब में नहीं पाला जा सकता है। बच्चा जब भी पलेगा तो माँ के गर्भाशय में ही पलेगा, उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि बच्चा को कहीं दूसरे जगह पाला जा सकता है। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर हम बात करते हैं अभी सिर्फ वृषण का, कि वृषण जो है हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जी कि यहीं पर पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ होता है? वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन का स्राव होता है, और यही हार्मोन जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को जागरूक करता है और विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। और यदि विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता तो आज जनन की क्रिया नहीं होता। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जनन, सारा जनन की प्रक्रिया में यही सिखाता है कि हमारे संततियों का विकास कैसे होगा। यानी हमारे जैसा पृथ्वी पर जीव जंतु अस्तित्व में कैसे रहेगा, हमारे बाद हमारे संतान, उसके बाद उनके संतान, उसके बाद उनके संतान, इस तरह की परंपराएं कैसे चलती रहेगी। तो ये वृषण क्या करता है कि जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब स्राव होता है तो इस स्राव के बाद यहाँ पर जो है एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है,
और वो तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो वीर्य कहलाता है। और इसी वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु मौजूद होते हैं। शुक्राणु का जो बनावट है वह इस तरह का होता है। उसका हेड और पूंछ दोनों होता है। देखिए इस तरह का इसका बनावट है। इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं टेल। हेड और टेल है ना, इस सिर होता है और ये पूंछ होता है। और इसके मध्य में बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण इसमें गति होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसमें गति नहीं होता, और गति नहीं होता तो ये आगे की ओर नहीं बढ़ता। तो कभी भी शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, अंडाणु शुक्राणु के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण उसमें गति नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करता है कि अंडाशय से निकल करके और फैलोपियन नलिका में आ करके और वो शुक्राणु का सिर्फ इंतजार करते रहता है। और वो भी कितना दिन? ये न कि आजीवन नहीं, मात्र 72 घंटा तक, यानी 24 तिहाई 72, 3 दिन तक वो शुक्राणु का इंतजार करेगा। यदि मिला तो सही और न मिला तो भी सही। यानी मिल गया तो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, और नहीं मिलेगा तो वह नष्ट होकर के पुनः गर्भाशय में चला जाएगा। यही प्रक्रिया इसका है। और ये वृषण देखिए क्या करता है। वृषण क्या करता है जी? यही वृषण अब आपको बता देते हैं नर और मादा की कहानी या नर की कहानी। घर में पहले किसान के यहाँ बैल पलाता था। किसान के यहाँ बैल पलाता था, बैल से खेती किया जाता था। आज भी बहुत से घरों में देखे होंगे कि बकरा पाला जाता है। शौक से लोग पालते हैं, जिसको खस्सी कहते हैं कि हम बड़ा बड़ा रखेंगे। तो जो भी बकरा या बैल का पालन किया जाता है वह क्या है? नर है। क्या है? नर है। लेकिन उसको हम लोग पालते हैं, पालतू बनाते हैं। जन्म लिया तो पालतू वो नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको पालने वाला हम लोग बनाते हैं। यदि पालने वाला नहीं बनाएंगे तो उसके शरीर से बदबू आने लगेगा। आप नर पशु में सांड को देखे होंगे, या तो फिर ये बकरी के जाति में एक बोका होता है। बोका का नाम सुने हैं? परफ्यूम मार के चलता है कि परफ्यूम उसमें रहवे करता है। तो वो जो देखिए बोका जो होता है वो क्या होता है, अब बैल जो होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आखिर नरे है तो नर में 2 तरह के नर क्यों हो गया भाई? तो देखिए होता क्या है कि होता ये है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं, तो यदि गाय का बच्चा मादा जन्म ले ली तो गाय बनेगी बाद में जा कर के बड़ा होकर के। लेकिन जब वही पुरुष जन्म ले लिया नर, तो नर में 2 कैटेगरी हो जाता है। एक को बैल कहते हैं, एक को सांड बोलते हैं। बैल निषेचन नहीं कर सकता है, सांड निषेचन कर सकता है। दोनों में अंतर ही है। इसीलिए वो के नाम पर गया बैले का है जी, मतलब उसके पास कोई गुण नहीं है ना। एक के पास गुण है लेकिन बेचारा रोड पर घूमल चलता है। अब देखिए दोनों में क्या रहता है, बात किया हुआ। तो जो नर पशु जब बड़ा होने लगा, उसी समय उसके वृषण को डैमेज कर दिया जाता है। ये जो वृषण दूगो होता है ना, वो लोग में भी होता है। दूगो जो वृषण होता है उसको डैमेज कर दिया जाता है मशीन से ऐसे काट करके। उसमें शुक्राणु बनने की प्रक्रिया खत्म। जब शुक्राणु बनवे नहीं करेगा, वीर्य बनवे नहीं करेगा, हार्मोन का स्राव होवे नहीं करेगा, तो उसको विपरीत लिंग वालों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं जाएगा, यानी उसको सेक्सुअल एक्टिविटी जागरूक नहीं होगा। सेक्सुअल एक्टिविटी जागरूक होने का वजह ही वृषण है। यदि वृषण नहीं रहेगा,
सेक्सुअल एक्टिविटी जागृत नहीं है। अब उसको सेक्सुअल एक्टिविटी को ख़त्म करके घर में रखा गया, बैल बन गया। और यदि सेक्सुअल एक्टिविटी को जागरूक छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं कीजिए, तब उसको घर में आप रखिएगा, बर्दाश्त नहीं ले आएगा। पहला चीज़, उसके शरीर से बदबू आएगा, उसके शरीर से बदबू आएगा, उसके शरीर में विशेष प्रकार का दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। और खास करके जो उसका वीर्य है, वीर्य तो पुरुष का भी वीर्य में दुर्गंध होता है, लेकिन मनुष्य और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के कारण साफ सफाई रखते हैं। पशु है, जानवर है, इसलिए उसको साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया नहीं जाता है, इसलिए उसके शरीर से बदबू आएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा, जब उसका एज हो जाएगा तो मादा पशु को खोजने लगेगा। मादा पशु को खोजेगा तो उसके लिए भी उपलब्ध उसको करना है। जैसे कहने का मतलब है कि उसको दोनों व्यवस्था रखिएगा तब न होगा। सिर्फ पाले हुए हैं और दाल भात सब्जी खिला रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। एकदम सीधा एग्जाम्पल। अब बुरा नहीं मानिए, बहुत लोग हम बोलते हैं तो हंसी बड़े लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। जनरली होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए 8 बजे तक, यदि मान लिया जाए कि हमारा समाज इतना बड़ा है और हमारे समाज में 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च करके और हमारा समाज अपनी बेटी को शादी करते हैं कि नहीं। एकदम सोचने वाली बात है कि 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया खर्च करके और अपनी बेटी को शादी करते हैं। यदि बेटी को सिर्फ भोजन की ज़रूरत रहता तो 20 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट उसके नाम से कर दिया जाता, तो उसका इंटरेस्ट से उसको पेट भर जाता कि नहीं। लेकिन यहाँ बात पेट भरने की नहीं है। यदि पेट भरने की बात रहता सिर्फ, तो पैसा भी देना है और दूसरे जगह के ताना भी सुनना है, ये काम कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसका मेन वजह हमारे समाज में रहने के लिए सामाजिक बनना पड़ता है। तो सामाजिक बनने के लिए आपको कोई गलत न कहे, कोई गलत आपको न कहे, इसके लिए हमारे समाज में उचित समय पर बच्चियों की शादी कर दी जाती है। सब चीज़ मिलेगा, भोजन पत्तर, घूमना फिरना, शौक मौज सब पूरा हो जाएगा। और एक संस्कार के तहत एक सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के तरह आपका परिवार भी बढ़ जाएगा। इसीलिए शादी किया जाता है और कोई वजह नहीं। भर पेट भोजन करने के लिए हम जानते हैं कि उससे कम बढ़िया से माँ बाप खिला के बेटी को घर में नहीं पालते, उससे ज़्यादा बढ़िया से, है ना। तो छोड़ दीजिए वो सब बात। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का टॉपिक है कि यहाँ पर जब स्पर्म का निर्माण हो गया तो ये स्पर्म का सिर्फ निर्माण हो करके और स्पर्म तुरंत कहाँ चला आता है, अधिवृषण में चला आता है। कहाँ आता है, अधिवृषण में आता है। अधिवृषण में वो क्या होता है, स्टॉक रहता है। अब अधिवृषण में स्टॉक के साथ साथ वो परिपक्व होता है। परिपक्व मतलब निषेचन के लिए तैयार होना। अब वहाँ से वो तैयार हो करके, और इसको जो ये नली है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या बहुत जगह शुक्रवाहिनी भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन शुक्रवाहिका बोलते हैं। वैस डिफरेंट, वैस डिफरेंट। अब यहाँ ये शुक्रवाहिका क्या करता है, देखिए यहाँ वृषण में तैयार हुआ, अधिवृषण में स्पर्म तैयार हुआ, स्पर्म तैयार होकर के अधिवृषण में चला गया और अधिवृषण से
परिपक्व शुक्राणु वीर्य के साथ, वो अकेले नहीं जाता है, वीर्य के साथ यहाँ से चल दिया और इस पाइप के द्वारा आते आते यहाँ से ऐसे घूम करके और यहाँ आ करके और यहाँ आ करके और जा करके फिर यहाँ स्टॉप हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, फूल बना हुआ है ना, फूल को बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोला जाता है फूल को जी? शुक्राशय बोला जाता है। फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। क्या बोला जाता है इसको? सेमिनल वेसिकल। अब देखिए, यहाँ पर आकर के शुक्राणु वीर्य के साथ ऑब्जर्व हो जाता है। ये तो ऊपर से मूत्राशय दे दिया है, मूत्राशय इसलिए दे दिया है ना ये फिगर में कि पुरुष में जो होता है जनन अंग और मूत्र मार्ग दोनों एक ही होता है, कोई अलग बनावट नहीं है। लेकिन महिलाओं में अलग होता है। महिला में जो है मूत्र नलिका जो है, मूत्र का पाइप जो है अलग होता है, और जो सेक्सुअल एक्टिविटी में जो वीर्य जाने का रास्ता है वो अलग होता है, दोनों बनावट। लेकिन पुरुष में दोनों सेम रहता है। इसी मार्ग के द्वारा, इसी मार्ग से मूत्र भी बाहर निकलता है और इसी मार्ग के द्वारा बहुत दिक्कत है, फोन में आ जाता है, ऐसी दिक्कत है। बंद करो तो उसको हल्का सा हो गया। चलो चलिए देखिए, अब जो है यहाँ पर शुक्राशय में आकर के वीर्य जो है जमा रहता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वीर्य स्खलित हो जाता है। स्खलित यानी कि स्खलित हो करके, और देखिए यहाँ शुक्राशय से स्खलित होकर कहाँ चलाता है? मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग में आकर के यहाँ से, और ये उसी रास्ते से बाहर निकलता है जिस रास्ते से मूत्र निकलता है। यहाँ पर जो बाहर में एक छिद्र होता है, बाहर के छिद्र को हम लोग मूत्र जनन छिद्र बोलते हैं। मूत्र जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? मूत्र जनन छिद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूत्र जनन छिद्र। ठीक है ना? कि कोई दिक्कत? इस तरह से ये सारा प्रक्रिया जो है ये होता है, और तब जाकर के पूरा होता है सेक्सुअल एक्टिविटी प्रक्रिया। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको स्टॉप कर दीजिए। हाँ, दोनों में रहता है।